नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज के हम क्लास में देखेंगे दोस्तों, आज एक खबर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही हताश करने वाली है। भारत के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की ये खबर है और इस अफ़गानिस्तान की इस खबर में दोस्तों देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को कब्ज़े में कर लिया है। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में पूरे संपूर्ण अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, उन्होंने भी वहाँ से देश छोड़ दिया है और देश छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से तालिबान ने पूरे इस पर कब्जा किया है। क्या है तालिबान? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तालिबान है क्या। तो तालिबान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड में। और साथ ही साथ एक और बात हम बताएंगे, जो यूएनएससी की जो अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम तालिबान के बारे में कि तालिबान एक्चुअल में होता क्या है। तालिबान जो शब्द है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ मैं, तो तालिबान जो शब्द आपको दिख रहा है, तालिबान होता क्या है इसके बारे में सुनिए आप लोग ध्यान से। तालिबान शब्द जो होता है इसका पुश्तो भाषा में अर्थ होता है क्या? छात्र, या इसी को हम पुश्तो भाषा में बोलते हैं विद्यार्थी या ज्ञानार्थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, तालिबान का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छात्र। और छात्र कभी अनुशासनहीन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो देख लीजिए आप, तालिबान तो अनुशासनहीनता कर रहा है। इस्लामिक धर्म के नाम पर, इस्लामिक आंदोलन के नाम पर ये तालिबान किस तरह से पूरे अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाता है। आइए हम जानते हैं तालिबान के बारे में, किस प्रकार से तालिबान का उदय हुआ है और किस प्रकार से तालिबान ने आज संपूर्ण अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। वहाँ की जनता बड़ी परेशान है, बड़ी लाचार है। पूरे हमने तो इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं देखी कि आज जो अफ़गानिस्तान की हालत ख़राब हुई है। देखते हैं तालिबान के बारे में दोस्तों। तालिबान की अगर बात करें सबसे पहले तालिबान के उदय की, तो मैं आपको बता दूं कि जब सोवियत संघ की जो सेना थी अफ़गानिस्तान से वापस जा रही थी, उसी समय क्या हुआ था कि तालिबान के जो संगठन थे, जो मदरसे थे, जहाँ पर ये तालिबान के मदरसे जो होते थे, वहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ये व्यवस्था लागू थी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस्लामिक जो मदरसे होते थे, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों के द्वारा ही ये आंदोलन होता था, उन्हीं को तालिबान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें ये आंदोलन इसलिए किया गया था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक शिक्षा दी जाए, यानी कि मदरसों में पढ़ाई के लिए भेजा जाए, इसलिए ये आंदोलन चलाया था। इसका जो मेन आदमी था उसका नाम मुल्ला उमर जी जो थे, वो इसका धार्मिक नेता उभर के आया था। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे तालिबान के बारे में कि तालिबान जो है इसका उदय कैसे हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ की जो सेना थी ये वापसी कर रही थी। उसी समय 1990 के दशक की बात है। 1990 के दशक में धीरे धीरे तालिबान जो संगठन थे, इस तालिबान संगठन ने वहाँ पर अपना उदय कर लिया। धीरे धीरे अपनी जड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर जमा ली। अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें जमाने के पश्चात अफ़गानिस्तान के लोगों से इन्होंने मेलजोल किया। अफ़गानिस्तान की सेना में भी ये लोग भर्ती होने लगे बाद में, और बाद में उनका खाते रहे, पीते रहे, मस्त रहे, और बाद में उनको ही मारने का काम करना चालू कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान जो थे, इन्होंने 1990 के दशक में एक अपने धार्मिक संगठन को बढ़ाने के लिए एक संगठन मजबूत किया और उसे तालिबान संगठन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि 1996 तक आते आते इसी तालिबानियों ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर कब्जा किया और काबुल पे कब्जा करके संपूर्ण अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था। और संपूर्ण अफ़गानिस्तान को जब अपने कब्जे में ले लिया तो 2001 के अंदर भारत के लिए एक बुरी खबर ये आई थी कि उस समय बौद्ध स्तूप बना था हमारे वहाँ पर, बुद्ध की मूर्ति बनी हुई। तो कहते हैं कि 2001 के अंदर इन्हीं तालिबानियों ने मूर्ति को बारूद से उड़ा दिया था। जो बामियान करके वहाँ की जगह है, वहाँ पर वो मूर्ति लगी थी, और ब्यामान की जो मूर्ति लगी थी उसमें बौद्ध की मूर्ति, उसको बारूद से उड़ा दिया था इन्हीं तालिबानियों ने। दोस्तों इसके बाद की घटना आती है कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान के लोग परेशान थे। वहाँ पर सरिया नाम का एक कानून होता है, सरिया कानून लगा दिया। अब सरिया कानून सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। सरिया कानून क्या होता है, सुनो ध्यान से। सरिया कानून में ये महिलाएं परेशान होती हैं। सरिया कानून महिलाओं के लिए बिल्कुल एक तरह से ज़िंदगी बर्बाद करने जैसा है। तालिबानियों ने सरिया कानून लगाया वहाँ पर। सरिया कानून में क्या होता था कि जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, उनको बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक कि उनका अंगूठा, उंगली भी नहीं दिखना चाहिए, ना पैर की, ना हाथ की। जरूर ठीक है, हाथ की दिख जाती होगी, लेकिन पैर, हाथ की भी नहीं दिखती वैसे तो, है ना, क्योंकि पूरा बुर्का ही रहता है उनका। तो हाथ पे भी बुर्का रहता है और पैर में भी बुर्का रहता था। तो सरिया कानून के तहत उनको उनका शरीर का एक भी अंग नहीं दिखाई देना चाहिए।
पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो महिलाएं होती थी उनको घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित था। 10 साल की अगर बालिका हो गई, 10 साल की लड़की हो गई तो उसको पढ़ाई नहीं करने देते थे, पढ़ाई से मना करना, पढ़ाई बंद उसकी, स्कूल में जाना बंद, यूनिवर्सिटी के सारे दरवाजे बंद, स्कूलों के दरवाजे बंद, महिलाओं को कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, महिलाओं को दिन भर घर पे रखना, साथ ही साथ महिलाओं को कहीं दुकान पे भी अगर जॉब करने जाए तो जॉब नहीं कर सकती है ना। डॉक्टर से बिना, अगर घर से बिना पूछे महिलाएं बाहर निकल गई, उसने किसी डॉक्टर से परीक्षण करवा लिया, चेकअप करवा लिया नर्सों से, तो उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, उसके कोड़े लगाए जाते थे, है ना। ये हालत थी, शरिया कानून इसे बोलते हैं, जहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, यानी कि महिलाओं को बीच बाजार में लेके उसको कोड़े मारे जाते थे। और ये अब ये समय वापस आ रहा है, तालिबानी वापस आ गए ना, तो ये समय वापस आएगा, तभी तो लोग भाग रहे हैं वहाँ से। अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो गई है, ये मान के चलिए अफ़गानिस्तान के लोग को जगह नहीं मिल रही है, शरण कोई देने वाला नहीं, एक भी देश शरण देने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला ये आता है कि जब तक अफ़गानिस्तान था तो वहाँ पर ये व्यवस्था क्या, और कारण ये फंसता है कि अफ़गानिस्तान की सेना क्या कर रही है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ कि अफ़गानिस्तान के पीछे हाथ था किसका, अमेरिका का। अमेरिका को लाभ था, लाभ ये था कि वहाँ पर जो भी व्यवस्था थी, वहाँ का व्यवस्था देख रहा था कौन, अमेरिका। अमेरिका पैसे भी खर्च करता था, अमेरिका वहाँ पर एयरपोर्ट संभालता था, अमेरिका सेना का खर्चा अमेरिका देता था, तो अमेरिका बहुत सपोर्ट में था। पर पता चला कि मज़ा कोई और ले रहा है और पैसा कोई और दे रहा है। तो ट्रम्प जो थे, इससे बाइडेन से पहले ट्रम्प थे, तो ट्रम्प बड़ा चालाक आदमी था, तो ट्रम्प को जो है पता चल गया कि कहीं ना कहीं लफड़ा है। तो ट्रम्प ने तो एक समझौता किया कतर के दोहा में। क्या था, कतर में एक दोहा है, राजधानी वहाँ की, तो कतर का जो दोहा है, दोहा में एक समझौता किया तालिबानियों के साथ, और तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया कि हम तो फाइनली अब जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। अब ये बात किसने, अमेरिका ने कर ली। अब अमेरिका तो क्लियर हो गया, अमेरिका ने एक्चुअल में धोखा किया इसके साथ, क्योंकि लोग आज जो पूरा विश्व देख रहा है वो अमेरिका की तरफ देख रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि उस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे आगे कि धोखा दिया कि नहीं दिया, कहाँ किस हद तक अमेरिका सही और किस हद तक गलत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तालिबानी जो है, इसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे, इसका अर्थ पुश्तो भाषा में क्या होता है, छात्र होता है ना, छात्र इसका अर्थ होता है। बाद में तालिबानी ने एक देश नहीं है, याद रखना, ये इस्लामिक संगठन है ना, आतंकी संगठन बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, एक संगठन है धर्म के नाम पर, और इनका कहना क्या पता आप लोगों को, ये बोलते हैं कि हम जो है धर्म, इस्लामिक धर्म को पैदा करेंगे, सद्भावनाओं को बढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, और हाथ में बंदूक रखते हैं, हाथ में बंदूक रखते हैं, इस्लामिक भाईचारे को बढ़ाने की बात करते हैं। क्या एक तरफ छुरी और एक तरफ भाईचारा रखा जा सकता है क्या, नहीं। एक हाथ में आप छुरी रख रहे हैं और दूसरे हाथ से बोल रहे हैं कि हम लड्डू खिलाएं तुमको, तो ऐसा छुरी को फेंकना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर तो ये क्या कर रहे हैं, एक हाथ में बंदूक लेके भाईचारे की बात मुंह से कर रहे हैं, हाथ में बंदूक मुंह से भाईचारे की बात, तो ऐसा शोभा देता है क्या, नहीं देता। तो कहने का मतलब है कि इनको कोई लेना देना है नहीं, इनको कानून की जानकारी है नहीं, इनको अच्छे से ज़िंदगी जीना है नहीं। लोगों को इन्होंने जब शरिया कानून लगाया था तो उसमें कहा था कि महिलाएं बुर्का पहनेगी और पुरुष जो है वो दाढ़ी बढ़ाएंगे। अब ये कौन सा कानून भाई, है ना। तो इनको कोई ज़्यादा वो नहीं है, इनको तो बस मारना है, अपने दम पर सत्ता को जीतना है। कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई चीज़ अगर आप हासिल करते हैं तो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है ना। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर तालिबान जो है एक संगठन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठ के आता है दोस्तों कि वहाँ की अफ़गानिस्तान की सेना क्या कर रही है। तो सेना ये कर रही है कि जब अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए, देश का राष्ट्रपति भाग गया, तो सेना क्यों मरना चाहेगी, बताओ मुझे। सेना ने हर जगह आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार फेंक दिए, युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो मना ही करेगी वो। तो जब वहाँ का मुखिया घर का पटेल अगर घर छोड़ के भाग जाएगा मुश्किल समय में, तो घर वाले क्या करेंगे बताओ मुझे। उस घर वाले बोल देंगे बोले मारना है मार ले यार, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि सेना ने भी फिर क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया, सेना ने हथियार फेंक दिए, ये स्थिति बनती है। अब देखो दोस्तों, प्रश्न एक और उठ के आता है कि जो तालिबान है
इनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? तो याद रखना दोस्तों, फंडिंग वही करेगा जिसको लाभ होगा। अब तालिबान, ध्यान देना, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था किसका? अफगानिस्तान का, ना कि तालिबान का। यहाँ पर लफड़ा ये पड़ रहा है कि अब जो तालिबान है इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो तालिबानियों को सपोर्ट करने वाले जो देश है दोस्तों, वो एक तो आपका पाकिस्तान, एक है आपका चीन, एक है आपका रसिया और एक है आपका कतर। ये जो देश है ना, ये तालिबानियों को सपोर्ट करते हैं। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, चीन क्यों सपोर्ट करता है इसका भी आप कारण जानते होंगे। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करता है, अभी आपको पता है, तालिबान ये चल रहा है, सब चल रहा है अफगानिस्तान में। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या जवाब आ रहा है आपको पता है? वहाँ के जो इमरान खान, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ के, अपने पाकिस्तान के, ऐसे प्रेसिडेंट क्या, पीएम वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो हो रहा था उसमें जो तालिबान कर रहा है वो आज़ादी की जंजीरों को तोड़ने का काम कर रहा है। अब देखो आप, ऐसे ऐसे बयान कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तालिबान, क्योंकि इनका काम ही यही है, पाकिस्तान का भी काम यही है ना। और अब बेचारा अफ़गानिस्तान पिसा हुआ है, अफ़गानिस्तान भी कम नहीं, कहते हैं कि जो आप आज करोगे उसका कर्म भोग भोगना पड़ेगा, कर्म फल तो भोगना पड़ता है। आपको बता दें कि 19/11 का हमला हुआ था। 19/11 के हमले में बम धमाका हुआ, तो बम धमाका कराने वाला कौन था? आपको बता दें कि बम धमाका कराने वाले जो आतंकी थे ना, वो कोई और नहीं थे, यही तालिबान थे जो अफ़गानिस्तान से थे। और उस समय अफ़गानिस्तान चुप था, लोग बिल्डिंग से कूद रहे थे, जब बिल्डिंग में आग लगी तो ऊपर से कूद रहे थे खिड़कियों से। वही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है कि जब वहाँ पर यूएसए मतलब अमेरिका का जो हवाई जहाज़ उड़ के जाता है तो अफ़गानिस्तान के लोग पीछे पीछे भागते हैं। दो अफ़गानिस्तान के जो 2 लोग थे वो हवाई जहाज़ के ऊपर चढ़ गए, चलते हवाई जहाज़ के ऊपर, और दूर जाकर इतनी ऊंचाई से गिरे जितनी ऊंचाई से उस बिल्डिंग से व्यक्ति गिरे थे। तो कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान देना, तालिबान में फंडिंग कौन करता है? तो फंडिंग करने वाले देश मैंने आपको बता दी है, और फंडिंग कम की नहीं होती है, मिलियंस डॉलर में होती है। $1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन के बीच में कमाई होती है इनकी, तालिबानियों की। तो फंडिंग कौन करता है? रूस करता है, चीन करता है, पाकिस्तान करता है, कतर करता है, ये देश इसको फंडिंग करते हैं, यानी कि इसका सपोर्ट करते हैं। अब आगे बात करते हैं, तीसरा सवाल ये आता है कि इन्होंने और क्या किया। तो मैंने आपको बताया था 2001 के अंदर इन्होंने क्या किया था, हमारा बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको ब्यामान में एक बुद्ध की मूर्ति लगी थी, उसको बारूद से उड़ा दिया था इन्हीं तालिबानियों ने। 2002 की बात है, 2002 के अंदर क्या होता है कि जो नाटो था, इस नाटो ने 2002 के अंदर एक काम किया, और काम ये किया कि जो हमला तालिबानियों के द्वारा किया जा रहा था, जो हमला तालिबानियों के द्वारा किया जा रहा था, तो 2002 के अंदर जो नाटो था, इस नाटो ने क्या किया, अफ़गानिस्तान को संपूर्ण रूप से अपने हिस्से में लेकर इन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। अफ़गानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली? नाटो ने ली। और नाटो ने एक समूह है देशों का, तो याद रखिएगा नाटो ने इसकी क्या ली, अफ़गानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली, कि हम जो है अफ़गानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों ध्यान देना, 2002 में क्या हुआ, यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, और उसके बाद में 2002 के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद 2004 में यहाँ पर संविधान लागू किया गया। तो अफ़गानिस्तान का जो संविधान लागू हुआ 2004 में हुआ। 2004 में अफ़गानिस्तान का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ तो यहाँ का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, प्रथम यहाँ का प्रेसिडेंट बना, प्रथम राष्ट्रपति। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे कौन? हादिम साहब बने थे, हादिम कतरई, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ के हामिद करजई बने थे, हामिद करजई, है ना, हातिम नहीं, हामिद करजई। हामिद करजई जो थे यहाँ के क्या बने दोस्तों? पहली बार हामिद करजई यहाँ के क्या बने? राष्ट्रपति बने। और हामिद करजई को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। तो 2004 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद और क्या हुआ, और क्या घटनाएं हुई, सुनो ध्यान से। इसके बाद में 2004 की ये घटना हुई। 2004 की घटना के बाद 2011 में हुआ ये कि जो ओसामा बिन लादेन जो था,
उसकी अमेरिका के द्वारा हत्या की गई। ओसामा बिन लादेन था, बहुत बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी था ये, और उसकी हत्या की गई। कहाँ पर इसको मारा गया? कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इसको मारा गया। इसके बाद 2011 के बाद 2013 में जो इस संगठन का प्रमुख आदमी था, मैंने आपको बताया था मुल्ला उमर, जो यहाँ का सही संगठन का प्रमुख जो आदमी था मुल्ला उमर, वो इसमें मारा गया। कराची के अंदर 2013 में मारा गया था। 2013 में इस संगठन का प्रमुख आदमी मर गया। इसके बाद 2014 के बाद 2020 आया। 2020 आते आते आप सभी को पता है कि वापस तालिबानियों ने अपनी जड़ें मजबूत की, धीरे धीरे संगठन मजबूत हुआ और वापस से इन्होंने जो है 2020 आते आते इन्होंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चालू किया और 2021 आते आते अगस्त के महीने में तो पूरे अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और 15 अगस्त की सुबह सुबह तो काबुल में आके पहुंच गए। काबुल की संसद पर हमला बोल दिया, काबुल की संसद को अपने कब्जे में ले लिया और जब संसद को कब्जे में ले लिया तो पूरा अफ़गानिस्तान उनके अंडर में आ गया, है ना। तो ये जो तालिबानियों ने जो काम किया है, ये पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान को दहशत में डाल दिया है। वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के बच्चे परेशान हैं। अभी हाल ही में जो यूएनएससी की जो हमारी बैठक हुई, इसमें हमारे भारत के जो वहाँ के अध्यक्ष बन के गए हैं, सदस्य अध्यक्ष जो बन के गए हैं, उन्होंने इसके बारे में भी कुछ बोला है कि वहाँ के बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि भारत ने वहाँ के जो दूतावास, जो वहाँ का भारत का दूतावास था, हालांकि वहाँ का दूतावास का भी जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। साथ ही साथ वहाँ का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे लोग भागे जा रहे हैं, एयरपोर्ट की फ़्लाइटें बंद कर दी, वहाँ पर ऐसी हालत कर दी उस देश की कि क्या बताएं आपको, बर्बाद करके रख दिया इन तालिबानियों ने पूरे देश को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि ये ठीक है, ये चल रहा है, दूसरे देश में चल रहा है, इसमें भारत को क्या नुकसान है। आप किसी भी सिटी में बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, किसी मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे, तो आपको ये लग रहा होगा कि भारत को इससे क्या लेना देना, जो चल रहा है अदर देश में चल रहा है, अदर कंट्री में चल रहा है। नहीं, क्या तालिबानियों को भारत से नुकसान नहीं हो सकता है क्या? जी हो सकता है। आपको पता हो तो 1999 की बात है, 1999 में हमारे यहाँ की जो एक फ़्लाइट थी, आपको पता हो तो काठमांडू से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उस फ्लाइट को गलती से आपको पता हो तो हाईजैक कर लिया था। पता है आपको, हेरात के अंदर जो हाईजैक किया गया था हमारी फ़्लाइट के अंदर, जो यात्रीगण थे वो फ्लाइट में बैठे थे और पूरी फ़्लाइट को ही हाईजैक कर लिया था। तो कोई और नहीं थे, वो तालिबानी ही थे। इन्हीं तालिबानियों ने हमारी फ़्लाइट को हाईजैक किया था। तो सोच लीजिए, जब उस समय कर सकते हैं तो क्या अब नहीं कर सकते? क्या अब नहीं कर सकते हैं? और आपको बता दें कि भारत की दूरी, जो कश्मीर से जो दूरी LOC से पड़ती है, अफ़गानिस्तान के जो लोकसरा क्षेत्र की जो हमारे अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान का जो जगह है, जो हमारी LOC है, जहाँ से अफ़गानिस्तान की सीमा हमारी लगती है LOC के पास में, तो LOC से हमारे कश्मीर से जो वहाँ तक की जो दूरी है महज 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी नहीं है। ये मान के चलिए कि दिल्ली से शिमला चले जाओ तो 400 किलोमीटर हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। तो संभल के भारत को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि संभल के इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि तालिबान अगर आ गए तो नुकसान तो हमको भी है। अब पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तान तो चाहता है कि तालिबान आए, उनके यहाँ आतंकी बढ़े। पाकिस्तान तो ये चाहता है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसके हिसाब से तो यही मुद्दा निकल के आता है। तो दोस्तों बात ये थी कि क्या हमको और भी नुकसान है? तो जी बिल्कुल नुकसान है। अमेरिका को तो ठीक है नुकसान है ही, लेकिन भारत को भी नुकसान है। भारत को नुकसान ये है कि हमने भी अफ़गानिस्तान में जो, और आपको बता दें कि जो संसद वहाँ बनी है ना, वो संसद भी भारत के द्वारा बनाई गई थी। अफ़गानिस्तान की जो संसद में जहाँ आज तालिबान बैठे हैं, वो संसद कभी भारत की बनी हुई है, भारत के पैसों से बनी है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में हमारी बहुत सारी पूंजी लगी हुई है, भारत ने बहुत पूंजी लगा रखी है अफ़गानिस्तान में। हमने एक डैम भी बनाया वहाँ पर, आपको पता हो 2016 के अंदर एक डैम बना था, सलमा डैम, जो कि हरी नदी किनारे पड़ता है। तो हरी नदी पे एक सलमा डैम बना है। मैं आपको बता दूँ उसके बारे में। देखिए, जो सलमा डैम बना है ना, ये सलमा डैम 2016 के अंदर बना था। सलमा डैम और सलमा डैम जो बना है ना, ये हरी नदी किनारे, हरी नदी पर है। किस नदी पर है? हरी नदी पर है। सलमा डैम के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, सलमा डैम बहुत बड़ा डैम है
लगभग 290 मिलियन डॉलर रुपए लगे थे इसमें। कितने? 290 मिलियन डॉलर इसमें खर्च हुए थे, जिसमें भारत का खर्चा ज़्यादा है। और फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या इससे फ़ायदा कितना था। तो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे स्थानीय, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है भाई, अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी इलाका है। अब वहाँ पर समझ में नहीं आता कौन क्या किधर क्या है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बिजली ज़रूरी है, बिजली, और बिजली नहीं आएगी तो अफ़गानिस्तान के लोग क्या करेंगे। तो कहने का मतलब पानी की तो वैसे ही कमी है वहाँ पर बिजली की भी कमी है। तो क्योंकि और ऐसे ऐसे डैम नहीं है वहाँ पर ज़्यादा, है ना। तो मेन डैम यही सलमा डैम, एक और डैम है वहाँ पर, दासू करके एक डैम और है वहाँ पर। याद रखिए सलमा जो डैम है, इस डैम से बिजली भी उत्पन्न होती थी। लगभग 48 मेगावाट की बिजली यहाँ से बनती थी। 48 मेगावाट की बिजली यहाँ से बनती थी इस डैम से। साथ ही साथ यहाँ से पानी भी बहुत मात्रा में यहाँ से पानी निकलता है। लगभग ये मान के चलिए 600-650 के समथिंग, 650 समथिंग क्यूसेक यहाँ से पानी निकाला जाता है। क्यूसेक 650 क्यूसेक के समथिंग यहाँ से पानी निकाला जाता है। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर हो रहा था, बिजली आपको बता दी मैंने आपको। जो बाढ़ जो होता था, बाढ़ का संकट भी इस डैम के कारण रुक जाता था। जो नदी में बाढ़ आती थी, हरी नदी के अंदर जो बाढ़ आती थी, वो हरी नदी का बाढ़ जो है वो इसी डैम से कंट्रोल होती थी। तो कहीं ना कहीं अगर डैम तोड़ दिया, क्योंकि इनका काम एक ही बंदूक चलाना, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इनका काम एक ही बंदूक चलाना। तो कहीं गुस्से में आके किसी एक तालिबानी ने अगर इस डैम के ऊपर बंदूक लगा दी, तोप छोड़ दी, तो डैम गया। अब डैम गया तो तालिबानी भी जाएंगे, पानी में बह के तो जाएंगे। उनको इस बात से भी गम नहीं है, बह जाएंगे तो बह जाएंगे, मरना ही सबसे परम धर्म है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर डैम अगर टूटता है तो अफ़गानिस्तान के साथ साथ भारत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। होना ही है ना, क्योंकि हमने जितना पैसा लगाया वो सब बर्बाद होना है। तो कहने का मतलब ये भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए, भारत को भी इससे सतर्क रहना चाहिए, तालिबानियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो मुद्दा हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पे पूरे देश खामोश क्यों हैं। सभी देश खामोश हैं, यहाँ तक कि यूएनओ भी यूएनएससी की जो बैठकें हो रही हैं आजकल, ये यूएन क्यों खामोश है ये भी समझ में नहीं आया। यूएन खामोश क्यों है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहा है। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों मुंह छुपा के बैठे हैं सारे देश। इसके पीछे का रीज़न है, कोई बोलना नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है। और याद रखिएगा, जो देखिए यहाँ तक कि वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मलाला यूसुफजाई, आप सभी जानते होंगे, शांति के लिए उनको एक पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब आज देश में ऐसी हालत हो रही है उनके देश में, तो बोल नहीं रही। पहले इनको गोली भी मारी थी तालिबानियों ने, मलाला यूसुफजाई को गोली भी लग चुकी है पहले। तो मलाला यूसुफजाई अब बोल क्यों नहीं रही, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे देश में रह रही है, यूनाइटेड नेशन में रह रही है ना, यूनाइटेड किंगडम में शायद रहती हो। तो वहाँ से पैसा बड़ा फर्स्ट क्लास पैसे भी बढ़िया हो गए हैं, नोबेल पुरस्कार मिल गया है। अब एक ट्वीट कर दी बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि हाँ बड़ा दुख है, दर्द है, क्योंकि वहाँ के लोग परेशान हैं, बस काम खत्म हो गया। तो लोग ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भारत ने तो फिर इसके बारे में कहा है कि वहाँ के जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको वापस लाया जाएगा। जो हिंदू वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वो हिंदू भी अगर आना चाहे तो उनके वीज़ा की व्यवस्था भी भारत करेगा। हेल्पलाइन भी भारत ने एक लॉन्च की है। तो भारत तो अपनी तरफ से, देखो भारत की एक हमदर्दी रही हमेशा से, दया भाव हमेशा से भारत के अंदर रहा है, तो दया भाव तो रहेगा, और जो भी हर संभव मदद होगी भारत ज़रूर करेगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, भारत को ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत भी नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर चीन क्या है, देखो चीन पाकिस्तान के हिसाब से चीन के हिसाब से पाकिस्तान चलता है, और पाकिस्तान के हिसाब से तालिबानी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब इनका क्या मिला जुला मामला है। अब इसमें कतर आ गया बीच में, कतर के बाद में जैसे आपका ईरान वगैरह। जब स्टार्टिंग में ये तालिबान जो बना था ना, इसको मान्यता केवल 3 ही जगह से मिली थी। एक तो पाकिस्तान ने मान्यता दे दी इनको, और एक जो अरब अमीरात जो देश है, सऊदी अरब, इन्होंने दे दी, है ना, एक अरब अमीरात ने दे दी। तो 3 देशों ने इसको जो है मान्यता दी थी उस समय। अब मुझे नहीं लगता इस समय मान्यता, अभी इसको भी पता नहीं कि मान्यता मिले कि ना मिले, तालिबानियों को भी पता नहीं है इस बात का। तो बस उनको तक काम है क्या, कब्जा करना। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छीना नहीं जाता है, उसके लिए तो प्रेम भाव होना चाहिए, है कि नहीं।
तो बात करते हैं दोस्तों आगे की यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हो रही है उसमें भारत ने इस बार अध्यक्षता की है। मोदी जी हमारे यहाँ से अध्यक्षता करेंगे अगस्त के अंदर। तो ध्यान दीजिए क्या होता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखिए दोस्तों इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है लगभग पूरे विश्व के लगभग 193 देश इसमें सदस्य हैं। कितने हैं इसके सदस्य देश? कितने हैं? 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसके बारे में आप ध्यान देना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 15 देश इसमें अध्यक्षता करते हैं। कितने करते हैं? 15 देश की इसमें अध्यक्षता होती है। 15 में भी अलग अलग है। जैसे मान लो 10 देश जो होते हैं ये अलग होते हैं और 5 देश अलग होते हैं। अब 10 देश में कौन कौन से देश आ सकते हैं और 5 देश में कौन कौन से आ सकते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 10 देश है ना, इसमें आपको याद रखना है जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये स्थायी नहीं है, ये 2 साल या 2 साल के लिए होते हैं बस। जैसे मान लो आज हम 2021 में बने हैं, 2020-21 में बने हैं, तो 2 साल ही रहेंगे बस। 2021 पूरा और 2022 तक बस। वो 2022 में अपन वापस ख़त्म अपना, फिर अपन टेम्परेरी है। अभी फ़िलहाल क्या है, हम टेम्परेरी है। तो भारत को भी स्थायी बनना चाहिए और इसके लिए भारत के पास सब साधन है, क्योंकि हमारे दम पर ही ये चीन वगैरह सब जो बने ना, ये सब हमारे दम पे बने। इनको कुछ भी नहीं आता जाता था। जो चीन बना है भारत की वजह से बना है ना। जो बनना कोई और था, बन कोई और गया, ऐसा हो गया हो तो, है ना। तो याद रखिएगा जो स्थायी अस्थायी में है, अभी फिलहाल अस्थायी के अध्यक्ष बने हैं। अगस्त के अंदर मोदी जी यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 जो देश हैं ये स्थायी है। अब अस्थायी और स्थायी में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टेम्परेरी होते हैं और ये इसमें क्या होता है, स्थायी होते हैं। स्थायी जो होता है दोस्तों, इनके पास वीटो पावर होता है। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर। वीटो पावर क्या चीज़ है ये ध्यान देना आप लोग। वीटो पावर का मतलब होता है कि हम ही राजा हैं, जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम मना कर देंगे तो नहीं होगा। इसे वीटो पावर समझ लीजिए आपको। मतलब कहने का ये है कि मान लो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिलिंग की कोई बैठक हो रही है और उस बैठक में मान लो कोई मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे पर 5 देश ऐसे हैं जो वीटो प्राप्त है, जिनके पास वीटो का पावर है। वीटो का पावर जैसे आपका अमेरिका हो गया, आपका चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये जो देश है ना, इनके पास वीटो पावर है और ये जब चाहे किसी मुद्दे को खारिज कर सकते हैं, जब चाहे किसी मुद्दे को पास कर सकते हैं। अगर किसी एक देश ने भी मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। और मान लो 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। मान लो भारत ने अध्यक्षता की और कोई मुद्दा लाए और मान लो चीन ने मना कर दिया कि नहीं हम इसको पास नहीं कर सकते, तो 4 भले पास करेंगे, लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो वीटो पावर समाप्त। मतलब वीटो पावर समाप्त नहीं, मतलब वो मुद्दा ही समाप्त है ना। क्योंकि वीटो पावर का मतलब होता है कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। कोई भी उसके मुद्दे को यो नहीं कर सकता है, मतलब उसको फिर पास नहीं कर सकता अगर एक ने मना कर दिया तो। अब आपके दिमाग में एक बड़ा बात आएगी कि क्यों ना इसका वीटो पावर छीन ले हम। भाई चीन का वीटो पावर छीन लिया जाए, तो नहीं छीन सकते। मान लो हमने मुद्दा उठाया यूनाइटेड नेशन काउंसिलिंग सिक्योरिटी में, हमने मुद्दा उठाया कि हम चीन का वीटो पावर छीनना चाहते हैं या ब्रिटेन का वीटो पावर छीनना चाहते हैं। तो चीन का छीनोगे तो मान लो 4 देशों ने प्रस्ताव पास कर दिया कि 4 ने वीटो दे दिया कि ठीक है हम पास करते हैं, आपका चीन से वीटो छीन लो। अब मुद्दा आता चीन पर। अब चीन बोलेगा, बोले हमसे वीटो पावर छीनेगा, बोले हमारा ही वीटो पावर तुम हमसे छीनोगे। चीन ने बोला हम नहीं देंगे वीटो पावर। क्यों दें हम? तो चीन ने मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? नहीं छीन सकते, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है। पूरे विश्व में वीटो पावर वाले जो देश है ना, इनके पास शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लफड़ा ये है ना। तो भारत के पास सारे गुण हैं, भारत के पास सारी व्यवस्थाएं हैं और भारत के पास में वो सारे जो कॉन्फ़िगरेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के लिए होनी चाहिए, वो सब क्वालिफिकेशन भारत के पास है। तो भारत को भी एक स्थायी सदस्य बनना चाहिए, भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए और इसके हेतु भारत हमेशा प्रयास कर रहा है। और इसके मुद्दे पर और भी बात करेंगे दोस्तों।
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मुद्दा पसंद आया, आज का ये जो इंटरनेशनल अफेयर का जो मुद्दा मैंने आपको सामने लाया हूँ, अगर ये पसंद आए और वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।